गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम विकास। एक बार पुनः आप लोगों के साथ हाजिर हूँ हिंदी व्याकरण का वर्ण विचार। जी हाँ, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हिंदी व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। जिसमें पहला अंग वर्ण विचार है, उसी पर हम लोगों ने पहले वीडियो में चर्चा की थी, जिसमें वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, आदि विषयों पर मैंने चर्चा की है। तो उसी क्रम में उसी का पार्ट 2 लेकर के हाजिर हुआ हूँ। मैंने वादा किया था कि इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। जी हाँ, देख सकते हैं वर्ण विचार में आप लोगों ने पिछले वीडियो में व्यंजन के बारे में, पहले स्वर को के बारे में जाना, फिर व्यंजन के बारे में कि व्यंजन क्या होता है। व्यंजन वे ध्वनियाँ होती हैं जिसके उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो और व्यंजन के भेदों के भी बारे में पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी, जिसमें आपने देखा था स्पर्श व्यंजन, जिसमें 25 व्यंजनों को, 25 वर्णों को रखा गया है। क से लेकर के माँ तक 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया इसे। फिर 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यार अलावा 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, इसके भी बारे में चर्चा हो गई थी। ऊष्म व्यंजन जिसमें आपको याद होगा बताया गया था कि मुख से गर्मी, जिसके उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से गर्मी यानी ऊष्मा निकलती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। शाखा शा आप अनुभव कर सकते हैं, इन वर्णों के उच्चारण के समय गर्म वायु जो है मुँह से निकलती है। संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन की बात करें तो मैंने बताया था 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। यहाँ पर एक नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, 3 ही संयुक्त व्यंजन दिखाई पड़ रहे होंगे। लेकिन चौथा जो संयुक्त व्यंजन होता है वो आप लोगों ने देखा होगा, स्रा होता है। जैसे श्रीमान लिखना होता है तो स्रा, तो ये भी सा और रा मिलकर के संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। छा जो होता है का और सा से मिलकर बनता है। त्रा जो है ता और रा से मिलकर बनता है। ज्ञा जा और इया से बनकर बनता है। इस तरह से संयुक्त व्यंजन की अगर बात करें तो 4 होते हैं। तो ये थी बात संयुक्त व्यंजन की। इस तरह से हम देखें तो देख सकते हैं व्यंजन की अगर संख्या या कुल वर्णमाला की संख्या अगर गिने तो स्पर्श व्यंजन 25 हो गए। अगर स्वर की बात अभी नहीं करते हम, व्यंजन 25 हो गए। 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए 29, 4 ऊष्म व्यंजन हो गए 33, और 3 ये हो गए संयुक्त व्यंजन 36। तो इस तरह से कहीं कहीं 33 व्यंजन, 11 स्वर, कुल मिला के 44 वर्ण लिखे मिल जाएंगे आपको। कहीं पर 50 वर्ण, हिंदी वर्णमाला में 50 वर्ण होते हैं, ये मिल जाएगा कहीं पर। कहीं कहीं आपको 52 वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, ऐसा भी मिल जाता है। तो ये क्यों होता है, अलग अलग बुक में, अलग अलग किताबों में अलग अलग डाटा आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज इसका भी मैं निराकरण करने वाला हूँ कि हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं, कुल कितने वर्ण होते हैं, और उनकी गिनती अलग अलग किताबों में कैसे उन्हें अलग दिखाया जाता है, ये भी आप पूरा इसमें जान पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, बताते हैं आप लोगों को कितने हिंदी वर्णमाला में वर्ण आखिर होते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले व्यंजन की। तो व्यंजन में आप जानते हैं जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कुल कितने होते हैं, 25 होते हैं, बिना किसी शंका के, बिना किसी डाउट के आप जानते हैं। क से लेकर के 25 आपका स्पर्श व्यंजन हो गए। फिर अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जिसे यार अलावा से कहते हैं। फिर ऊष्म व्यंजन ये 4 होते हैं, ये भी आपको पता है। और जो संयुक्त व्यंजन होता है वो 4 होता है, यानी 3 इसमें दिया गया है, श ख छ और क्या बोलते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और चौथा स्रा। तो इस तरह से 25 स्पर्श व्यंजन, 4 ये 29, 29 4 33, और 4 ये 37। इस तरह से कितने हो गए, 37 हो गए। अब हम स्वर की बात करें तो यहाँ पर 11 स्वर दिया गया है, लेकिन अन और आह जो आयोग वाह होते हैं उसको जोड़ा नहीं गया है। तो इसको हम चलिए जोड़ देते हैं, तो इस तरह से हो जाएगी स्वर की संख्या 13। वास्तव में स्वर 11 ही होते हैं, लेकिन अन आह आयोग कहा जाता है। लेकिन मुख्य रूप से ऐसे मैनुअली जो है स्वर की संख्या 13 माना जाता है, अन आह जिसमें इंक्लूड रहता है। तो इस तरह से अगर 13 हम अन आह को मिला करके 13 स्वर रखें तो 37 और 13 कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। तो कहीं कहीं आपको 50 वर्णमाला में 50 भी मिल जाता है कि 50 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में।
लेकिन कहीं कहीं 52 आपको दिखता है। 52 इसलिए दिखता है, दो इसमें जो होते हैं वो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? ड, ड और ढ। ये जो है दो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, तो इसको भी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो इस तरह से टोटल 52 वर्णमाला हिंदी वर्णमाला में मिलते हैं। लेकिन कहीं कहीं किसी बुक में आपको 50 भी देखने को मिल जाता है। 50 इसलिए देखने को मिल जाता है, उसमें उच्छिप्त वर्णमाला या उच्छिप्त व्यंजन की गणना नहीं की जाती। अब देख लीजिए, इसी की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 44 ही दिए गए हैं। 44 किस बेस पर दिए गए हैं? 44 इसी बेस पर दिए गए हैं, इसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन को माना गया है। जबकि स्वर कितने होते हैं? मैंने बताया कि दो और उसी में जोड़ दिए जाते हैं। कौन कौन? अन और अह को। हालांकि उस स्वर नहीं होते, लेकिन गणना उसी में होती है। तो इस तरह से उनकी संख्या 13 हो जाती है। इन्होंने ये जो संयुक्त व्यंजन को 3 ही माना है, जबकि एक चौथा संयुक्त व्यंजन भी स्रा माना जाता है, जिसे श्रीमान लिखना होता है, आप यूज करते हैं, है ना, श्री राम, श्रीमान। तो इस तरह से एक ये भी बढ़ जाता है। दो जो है उच्छिप्त व्यंजन बढ़ जाते हैं, दो आयोग तो इस तरह से टोटल 52 ये सबसे ज़्यादा 52 वर्णमाला होते हैं। इससे ज़्यादा एक भी कहीं भी आपको देखने को नहीं मिल सकता। तो हमें लगता है आज के बाद ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये कितने हिंदी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं, सॉरी टोटल वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। और जो अलग अलग किताबों में दिया जाता है वो भी आप समझ में गए होंगे कि किस आधार पर 50 बताया जाता है, किस आधार पर 49 बताया जाता है। तो ये हमें लगता है समझ में आ गया। एक बार फिर से अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25। अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए? 4। 29 और 4 ऊष्म व्यंजन 33 और 4 संयुक्त व्यंजन 33, 4, 37। 4 क्यों? ये 3 ये और एक स्रा लाई करके, तो 33, 4, 37 और 13 स्वर। स्वर में क्या इंक्लूड है? स्वर में अन और आ भी इंक्लूड है। तो 37 और 13 कितना हो गया? 37, 3, 4, 10, 50। और दो जो है उच्छिप्त व्यंजन है। उच्छिप्त व्यंजन में ड़ा और ढा, ठीक है। ये आपको उसमें नहीं मिलता, ये अलग से जोड़े जाते हैं, तो ये हो जाता है उच्छिप्त व्यंजन। तो इस तरह से अच्छा ये ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों ने सोच कह रहे होंगे कि डा तो गणना होती है व्यंजन में, लेकिन डा की बात नहीं कर रहा, मैं ड़ा की बात कर रहा हूँ और ढ़ा की बात कर रहा हूँ। तो ये जो उच्छिप्त व्यंजन है इसकी गणना नहीं की जाती, ये अलग से माने सहायक वर्ण होते हैं, तो ये अलग से जोड़े गए हैं। तो इस तरह से टोटल 52 वर्णमाला में होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। जी हाँ, अब हम बात करते हैं भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और समझने के लिए विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थानों को की चर्चा कर लेते हैं। हर वर्ण का अपना उच्चारण स्थान होता है। यही सब विशेषताओं के ही कारण हिंदी भाषा को विश्व का वैज्ञानिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। जी हाँ, विश्व का जो वैज्ञानिक भाषा है उसकी गिनती हिंदी की गिनती उसमें की जाती है। संस्कृत और हिंदी विश्व के वैज्ञानिक भाषाओं में इनकी गिनती की जाती है। आपको अन्य भाषाओं में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। आप इंग्लिश में सी एस से चा बनता है, सी एस से का भी बनता है, सी से सा भी बनता है, आपको ये डिफरेंस मिल जाता होगा। सी यू टी कट पढ़ते हैं, पी यू टी पुट पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें आपको डिफरेंस मिल सकती है। लेकिन हिंदी में जो शब्द जो वर्ण जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ तक कि कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से किस अंग से है, ये भी सारी बातें डिफाइन किया गया है पूरा वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से है। तो हम देख सकते हैं कि लिस्ट दिया गया है, छोटा बड़ा यानी अ और का वर्ग। का वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? क, ख, ग, घ, अंग। ये 5 मैंने बताया था कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो 5 वर्गों में बटे होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, है ना। तो जो का वर्ग होता है यानी 5 अक्षर और छोटा बड़ा आ और विसर्ग। विसर्ग में आप जानते हैं जो आह होता है वो विसर्ग कहलाता है। तो ये इतने वर्ण जो है उनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, कंठ और तालु से, ठीक है। तो ये इतना होता है। तो दूसरे की अगर बात करें जाए तो छोटी ई बड़े ई यानी ई और चा वर्ग पूरा। चा वर्ग में कौन कौन से? च, छ, ज, झ, इया, ये 5 और य और शा, इतने जो है तालु से होता है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इसका एक ट्रिक भी है, हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं
तो आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसे याद करने के लिए। थोड़ा कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को कि कैसे याद करें। तो एक फार्मूला है इच यशा नाम तालु। क्या है? इच यशा नाम तालु, संस्कृत का है इच यशा नाम तालु। यानी इच यशा नाम अगर याद कर लेते हैं थोड़ा आसान होता है। इस तालु यानी इच का मतलब होता है इकार यानी छोटी ई और बड़ी ई। चा का मतलब होता है चा वर्ग। या का मतलब या और शा यानी पूरा आ गया। ये जो है इसका उच्चारण स्थान तालव्य से होता है यानी तालु, तालु से होता है। इच यशा नाम तालु आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो ये होता है तालु से जो निकलने वाली ध्वनियाँ है, छोटी ई बड़ी ई, चा वर्ग पूरा, चा में 5 अक्षर आते हैं, और या और शा यानी इच यशा नाम तालु। ये जो है तालु से इन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम तीसरे के। री, ट, र और शा ये मूर्धा कहलाते हैं, मूर्धन कहलाते हैं। मूर्धन यानी मूर्धा से इनका उच्चारण स्थान होता है, आंतरिक भागों से होता है। तो मूर्धा से कौन कौन से अक्षर निकलते हैं? तो रा, री, ट, रा और शा। इसको याद कैसे करेंगे? इसके लिए मैं फार्मूला बता देता हूँ। रिट रसानाम मूर्धा। क्या कहलाते हैं? रिट रसानाम मूर्धा। रिट रिट रसाणाम मूर्धा यानी री और टा वर्ग। टा में कौन से कितने अक्षर? 5 अक्षर। ट, ठ, ड, ढ जोड़ा तो ये 5 अक्षर टा वर्ग का, र और सा ये मिला करके मूर्धा से इनका उच्चारण स्थान है। फिर र, ता वर्ग और लासा ये किससे निकलते हैं? दांत से। मतलब कि जिह्वा का स्पर्श जब दांतों में होता है तो ये अक्षर का उच्चारण होता है। किसका? र का। तावर्ग का। तावर्ग में भी कितने होते हैं? 5 अक्षर होते हैं। त, थ, द, ध, न। और ला और सा ये दांत से होते हैं। तो क्या कहलाएगा ये? दंत। दंत से इनका उच्चारण स्थान है। तावर्ग तसला या तसला कह सकते हैं, अगर एक अपने हिसाब से ट्रिक आप बना सकते हैं। तसला यानी ता से तावर्ग और सा और ला और र। तो इतना जो होता है कहाँ से? दंत से इनका उच्चारण स्थान होता है। फिर उसके बाद ओष्ठ से बात करते हैं। पा वर्ग और ऊ, पा वर्ग ऊ कह सकते हैं। क्या? पा वर्ग ऊ यानी पा वर्ग का उच्चारण स्थान। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है? ओष्ठ से है। आप लोग देखते होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे पहले पापा बोलना सीखते हैं, मम्मा बोलना सीखते हैं। क्यों? क्योंकि ओठ सबसे पहले आपस में जुड़ते हैं। प, प, फ, फ, ब, ब, म, प, फ, मतलब 5 वर्ग जितने भी और 5 वर्ड जो आते हैं पा वर्ग में, ये सबसे पहले इनका उच्चारण बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं। तो खुश हो जाते हैं, माँ खुश हो जाती है कि मुझे तो माँ बोलने लगी, बच्चा बोलने लगा। और पापा खुश हो जाते हैं, पापा बोलने लगा। तो इसका मेन साइंटिफिक रीज़न यही है कि सबसे पहले होंठ जो है आपस में टच होते हैं तो इन 5 वर्ग का जो 5 वर्ड है उनका उच्चारण होता है। तो प, फ, ब, भ, म और उ। तो ये ओष्ठ के दोनों होष्ठ के मिलने से ही इनका उच्चारण स्थान होता है। नासिका से क्या है? अन, अन, अंग, इया, ड़, न, म। तो ये जो है पंचमाक्षर जिसे भी कहते हैं अनुस्वार, ये नासिका से इनका उच्चारण स्थान होता है। अब कुछ वर्ड ऐसे हैं जो 2 आर्गन एक साथ मिलकर के जिनका उच्चारण किया जाता है। जैसे ए आए कंठ तालु से मिल करके, ओ आओ कंठ ओष्ठ से मिल करके, वा दंतोष्ठ से मिल करके, हा स्वर यंत्र है अलजिहा जिसे कहते हैं, इनका उच्चारण स्थान। तो इस तरह से ये है उच्चारण स्थान और वर्ण। तो किन वर्ण का किन उच्चारण स्थान, उनका उच्चारण स्थान क्या है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बड़े बड़े एग्जाम में चाहे यूपी जॉब का कह लें, यूपी गवर्नमेंट का और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, टा का उच्चारण स्थान क्या है, का उच्चारण स्थान क्या है, पा का उच्चारण स्थान क्या है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको याद होगा। तो ये था उच्चारण स्थान। आगे और शुरू करते हैं। अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान के साथ नासिका का भी योग रहता है। अनुनासिक ध्वनियों में, अनुनासिक मैंने बताया था अन, अन, आह और इया, इया, अन और इया जिसे चंद्रबिंदु जिसे कहते हैं, अनुसार मैंने बताया था वर्णमाला में आपको पहले वीडियो में। अतः अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान उस वर्ग का उच्चारण स्थान और नासिका होगा। जैसे यहाँ अन में कंठ और नासिका दोनों का उपयोग होता है, तथा इसका उच्चारण स्थान कंठ नासिका होगा। उच्चार की दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में, जी हाँ, इस यहीं पर नहीं रुका ये क्रम, और आगे देखिए
कि लोग पढ़ने को तो पढ़ लेते हैं, हिंदी वर्णमाला उनका मदर टंग है, इतना आसान समझते हैं, लेकिन वास्तव में इनको जानना थोड़ा कठिन है। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में बांटा जा सकता है। जी हाँ, पहला स्पर्शी, जिन व्यंजनों के उच्चारण फेफड़ों से छोड़े जाने वाले हवा वाग यंत्रों के किसी अवयव का स्पर्श करते हैं फिर बाहर से निकलते हैं, निम्नलिखित व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाती हैं। स्पर्शी में क्या क्या आता है? क ख ग घ, पंचमाक्षर छोड़ दिया गया है, यानी अंगा छोड़ दिया गया है। फिर ट ठ ड ढ, अड़ा छोड़ दिया गया। प फ ब भ, म छोड़ दिया गया। त थ द ध, न छोड़ दिया गया। इस तरह से 4 वर्ग के 4 अक्षर होते हैं, ये क्या कहलाता है? स्पर्शी कहलाते हैं। फिर हम बात करते हैं संघर्षी की। आपको नोटबुक में नोट करना होगा स्पर्शी में कौन कौन से वर्ड आते हैं, संघर्षी में कौन कौन आते हैं, उनकी विशेषता क्या है। तो हम अगर बात करें संघर्षी की, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में 2 अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, तब वायु उनसे घर्षण करती हुई निकलती है, ऐसे व्यंजन जो है संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जिसमें श और श, फिर सपेरा और सा, तीनों सा, हा खा जा फा, ये क्या कहलाते हैं? संघर्षी कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या है, कौन कौन से आते हैं इसमें? स्पर्श संघर्ष जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। च, छ, ज, झ, ये स्पर्श संघर्षी हैं। बहुत एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, तो आप लोग कन्फ्यूजन होते हैं। इसको आपको एक एक करके याद करना होगा। तो ये इतने 4 जो है स्पर्श संघर्षी हैं। नासिक व्यंजन क्या है? नासिक व्यंजन की अगर बात करें तो जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश नाक से निकलता है, जिसे ड, य, ड़, न और म, ये नासिक व्यंजन कहलाते हैं। पार्श्विक, जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग मसूड़े को छूता है और वायु पार्श्व के आसपास से निकलता है, वो क्या कहलाता है? पार्श्विक। पार्श्विक केवल ला होता है। फिर घोष, घोष का अर्थ है नाद या गूंज। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज स्वर तंत्र में कंपन होती है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, आ सभी वर्गों के अंतिम 3 वर्ण यानी ये का वर्ग, चा वर्ग, ये जितने भी वर्ग हैं 5 वर्ग के अंतिम 3 वर्ग जो है क्या कहलाते हैं? घोष। ग, घ, ङ, ज, झ, या आदि। यार अलावा हा घोष वर्ण कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त सभी स्वर भी घोष वर्ण होते हैं। इनकी कुल संख्या 30 है। तो इस तरह से एक बढ़िया सा वर्णमाला तैयार कीजिए और घोष कौन कौन से उसे आपको छांट करके लिख लेना है आपको याद करने के लिए। अघोष क्या है? इन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में कंपन नहीं होता था, कोई गूंज ना होने से ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। सभी वर्णों के पहले और दूसरे वर्ण क, ख, च, छ, श, श, सा यानी दंती सा और तालब सा, और जिसे पेटचिरवा सा, खटकोड़ वाला सा कहते हैं, वो भी आज सभी वर्ण अघोष हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 13। ये याद रखने वाली बात। अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया। घोष वर्णों की संख्या 30 होती है। और श्वास वायु के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। जी हाँ, आप लोगों ने सुना होगा। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण, यानी कम वायु निकलती है कम मात्रा में। से का वर्ग, चा वर्ग आदि वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, यानी जितने भी 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग का कौन कौन सा? पहला, तीसरा और 5वां, यानी 1, 3 और 5, 135 से कह सकते हैं शॉर्टकट में। तो ये क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद इसके 5 वर्ग में पहला, तीसरा, 5वां के अलावा य, र, लावा यानी अंतस्थ, ये सभी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। फिर महाप्राण इसका उल्टा होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु, जो सांस की वायु होती है, अधिक मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है, उसे महाप्राण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ण का दूसरा यानी पहला, तीसरा, 5वां का अगर अल्प प्राण में चला गया तो महाप्राण में कौन बचा? दूसरा और चौथा, यानी 12। तो दूसरा और चौथा यानी ख, घ, छ, झ, ये 5 वर्ग के ये तथा जो ऊष्म व्यंजन है श, क, श, तीनों श और हा, ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो हमें लगता है आप लोगों को ये आपको इसके बारे में क्लियर हुआ होगा, महाप्राण क्या है, अल्प प्राण क्या है। फिर अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में नाक का सहयोग रहता है, जैसे आन, आ, ई, ऊ, आ, चंद्रबिंदी वाले। तो इस तरह से ये है आपका वर्णमाला हुआ, हिंदी वर्णमाला। घोष, चघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, स्पर्शी,
स्पर्श संघर्षी नाशक और उनका उच्चारण स्थान थोड़ा कठिन ज़रूर है डियर स्टूडेंट, लेकिन ये है इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए। आप अभी से इसको थोड़ा तैयार रखते हैं तो आने वाले समय में हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है। चाहे यूपी गवर्नमेंट के जॉब की बात करें, कोई भी जॉब हो, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंक, हर एग्ज़ाम में हिंदी पूछा जाता है और हिंदी ग्रामर। तो ये एकदम डीपली ये हिंदी वर्णमाला है, इसको ज़रूर तैयार कीजिए और आपको हर जगह मिलने वाला है। लास्ट में थोड़ा और बात कर लेते हैं देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण क्या है। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आपके यूज़फुल है, आपके लिए बहुत ज़्यादा। भारतीय संविधान में हिंदी को भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा के साथ राजभाषा भी स्वीकार किया गया है, यानी हिंदी जो है राजभाषा मतलब राजकीय भाषा है तथा इसकी लिपि के रूप में देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई है। भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन यानी एचआरडी मिनिस्ट्री जिसे आप कहते हैं के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी निदेशालय के तत्वाधान में भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थाओं तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का एक मानक रूप तैयार किया गया है। यह स्वरूप ही आधिकारिक तौर पर मान्य है, अतः इसका ही प्रयोग करें। यानी आपको पिछले वीडियो में शायद मैंने बताया था मानक भाषा किसे कहते हैं, तो वही बात है ये कि हिंदी भाषा का एक मानकीकरण किया जाता है कि किस शब्द का, किस शब्द का सही रूप क्या होगा। आपको मैंने बताया था उदाहरण के माध्यम से वहाँ पर, जैसे बहुत जगह रुपए आपको ऐसे दिख जाता होगा लिखा हुआ, तो ये सही है, और बहुत जगह ऐसे रुपये लिखा मिल जाता है कि ये सही है। तो जो मानकीकरण किया जाता है तो उसमें यही किया जाता है कि किस शब्द का कौन सा वर्ड, कौन सा रूप सही होगा, मानक होगा। तो जैसे ये रुपए, इसकी मान्यता ये सही है और ये आपका गलत है, लेकिन बहुत जगह ये भी देखने को मिल जाता है। तो मानकीकरण जो भाषा का होता है उस वही क्लियर करता है कि कौन सा रूप सही है। ये मानक विभाग एक दिल्ली में बनाया गया है हिंदी संस्थान का, जो ये निर्धारण करता है, बताता है। तो समझ में आया होगा आप लोगों को, उम्मीद है। और अधिक वीडियो पाने के लिए जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं। ये मोटिवेशन हमें मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई कमियां हैं, आपको नहीं समझ में आता, तो मैं उसको सही करूँगा और नेक्स्ट वीडियो लेकर के जल्दी ही आप लोगों के सामने हाजिर होता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।